सुप्रीम कोर्ट हो, कोई हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इनकी बदौलत नहीं मिला था आरक्षण। आरक्षण संविधान सभा में पास हुआ था। आरक्षण की कंसेप्ट, आरक्षण का अधिकार जो संविधान सभा थी उसमें पारित हुआ था, उसमें पास हुआ था, पारित हुआ था और पास हुआ था। मोहर उन लोगों की लगी हुई है। कौन होता है सुप्रीम कोर्ट इसमें? ये सुप्रीम कोर्ट का वो है, सुप्रीम कोर्ट का विधेयक ठीक नहीं है, उचित नहीं है। और खासकर जो अगर मैं कह दूं कि भैया जब आरक्षण की बात करते हो तुम उस पर मुखालफत करते हो तो तुम्हारा कॉलेजियम तुम्हारा बाप का अधिकार है क्या कि तुम ही बनोगे? मैं काबिल नहीं हूँ, मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। आई एम आल्सो एम एन इकोनॉमिक्स, LLB, डिप्लोमा पर्सन मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, ट्रेन टीचर हूँ, समझा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, समझ सकता हूँ। और JIB इन बैंकिंग। तो मेरे अंदर क्या कमी है कि मैं नहीं बैठ सकता सुप्रीम कोर्ट के जज की सीट पर? वोट इस देश में तो एकमात्र दल है, बहुजन समाज पार्टी। बाद बाकी तो सब दल्ले दलाली कर रहे हैं, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ। OP राजभर वगैरह आप देख रहे होंगे, थूक थूक करके चाटते हैं। मुझे ये शब्द कहने में शर्म आ रही है, लेकिन उनको नहीं सोचना चाहिए। वही कौन है? 1-2% वोट नहीं है, लेकिन केवल अपने पद लालच में वो लोग समाज को गिरवी रखते हैं। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज TV। जय भीम साथियों, मैं सुमन बौद्ध और आप देखना शुरू कर चुके हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं कीर्तिनगर चूनाभट्टी में। जैसा कि आपको पता है आज 15 अगस्त है और स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में मनाई जा रही है। हमारे साथ एडवोकेट सुरेश चंद्रा जी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगी आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में मनाई जाती है, इस पर क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो लोकप्रिय चैनल है उसके माध्यम से आज 78वीं स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला में मैं सभी देशवासियों को और विशेषकर बहुजन समाज के लोगों को ये आगाह करते हुए मुबारकबाद देता हूँ कि कहीं हम हक हकूक़ों में पीछे रह गए हैं तो उसके लिए भी संघर्ष की गति को और तीव्रता प्रदान करें। देश आज़ाद हुआ, ठीक है, 15 अगस्त 1947 की और 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में घोषणा हो गई और बाइफर्केशन भी हो गया, बंटवारा भी हो गया, एक पाकिस्तान बन गया, एक भारत बन गया। लेकिन जिस मकसद से अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराया, हमारे संत महापुरुषों पूर्वजों ने संघर्ष किया, प्राणों का बलिदान किया, फांसी पे लटके उन लोगों ने जो संघर्ष किया, ये आज सोचने के लिए मैं आग्रह करता हूँ बहुजन समाज और सर्व समाज के लोगों से और देशवासियों से कि जिस मकसद से ये जो हमने आज़ादी हासिल की, क्या वो मकसद हमारा 100% पूरा हुआ या उस 100% की तरफ को हम अग्रसर भी हैं? हाँ, आज़ादी मिली है, कुछ लोगों के लिए मिली है, चाहे वो पूंजीपति लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, और जो एक विशेष वर्ग है इस देश में उसका हो सकता है। नहीं तो मैं अपने समाज के लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से, और उनमें भी जो कमज़ोर सवर्ण समाज के लोग हैं उनसे भी ऐसे दिवस में जब हम लोग आज़ाद हुए हों अंग्रेज़ों से, मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि वे बाबा साहिब के दिए हुए संविधान के आर्टिकल 14, 15, 5, 340 इन सबको पढ़ें। जो आज आरक्षण के ऊपर इस देश में बावेला मचा हुआ है, वो आरक्षण का बावेला 340 में जाकर के और डिक्लेयर हो जाता है, जहाँ देश के राष्ट्रपति को ये अधिकार दिए होते हैं कि वो इस तरह के आयोग गठित करे। जैसे काका कालेलकर कमीशन था, उसके बाद मंडल कमीशन बना और उसके बाद BP सिंह जी ने उसको लागू किया, लेकिन लागू भी बस ऐसे ही था कि 52% को 27% में बहकाया, और बहकाना भी क्या, वो तो शिक्षा में है नहीं, बगैर पिलर के लेंटर डालने वाली बात थी, ऐसा होना असंभव है। तो ये सारी चीज़ों को बहुजन समाज के लोग, जो हम बाबा साहिब के संविधान की चर्चा करते रहते हैं
उसकी शपथ लेते रहते हैं, उस पर लोगों को कहते रहते हैं कि पढ़ो। तो खासकर आज बाबा साहिब के संविधान को पढ़ने के लिए खासकर जो आर्टिकल हैं उनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। और फिर 1932 से 34 तक चला पूना पैक्ट को पढ़ने की ज़रूरत है। और जो SC ST एक्ट OBC की चर्चा जहाँ से शुरुआत हुई 1935 की साल को पढ़ने की ज़रूरत है, उस एक्ट को पढ़ने की ज़रूरत है, जिसमें से ये सारी चीज़ें बाहर निकल कर के आती हैं। तब जा कर के पढ़ कर के और फिर उसके लिए संघर्ष करना होगा। मान्यवर कांशीराम साहब ने संघर्ष किया और तुमको सत्ता तक पहुंचा दिया। और बहुजन के साथ साथ सर्व समाज के जो गरीब तबके के लोग थे वो लोग भी उस सत्ता में शामिल हुए। लेकिन वो मूवमेंट आज हमारी निष्क्रियता के आधार पर कहीं कहीं हल्का सा होता नज़र आ रहा है। मान्य बहन जी का इसमें कोई कसूर नहीं। हम लोग जो कार्यकर्ता लोग हैं वो शायद गफलत में हो गए कि बस अब क्या है, अब तो हम लोग देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश पे सत्ता में पहुंच गए हैं और अपने बलबूते पर सत्ता हासिल की है जो 2007 से 12 तक चली। लेकिन उसके बाद जो वो रहना चाहिए था, हमारी जो संघर्ष की गति रहनी चाहिए थी, उसमें ढील आ गई। और आज पछताने के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन पछताने से लाभ नहीं होने वाला है। पुनः उसी तरीके का संघर्ष घर घर तक हम जावें, संत महापुरुषों की जीवन संघर्ष को सुनाएं और आज़ादी के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी, वर्ग विशेष के लोग जो दावा भरते हैं कि हमारे लोग थे, ना ना ना, उनको अपने समाज के जो लोग जिन्होंने कुर्बानी की, सरदार भगत सिंह रहे, और भी पर्टिकुलर अगर मैं नाम लूँ आज के दिन में वो नाम लेना तर्कसंगत नहीं होगा, लेकिन जिसको छमार बिरादरी कहते हैं, इस तरह के जिनको नज़दीक नहीं आने देते थे लोग, उनके भी लोगों ने, उन्होंने भी, और ख़ासकर कह दूं तो उन्होंने ही चौरा चौरी कांड हो और भी हों, चलती ट्रेन को काटा हो, तिजोरी को लूटा हो सरकार की को, अंग्रेजी सरकार की को, और देश के कल्याण में लगाया हो, आज़ादी की लड़ाई के लिए लगाया हो। ऐसे लोगों की विवेकशीलता का आज भी हम अध्ययन करके उसी विवेकशीलता के आधार पर हम बहुजन समाज की लड़ाई को और पुनः सत्ता तक। सर बड़ा सवाल है, 78 साल हो गए आज़ादी के और प्रधानमंत्री जो है कि लाल किले से जो है कि नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अक्सर आए दिन जो है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। क्या लगता है कि भारत देश आज़ाद हो पाया है? इस मामले में नहीं हो पाया है। इस मामले में तो ये नारे खोखले हो गए हैं और मोदी जी से ज़्यादा झूठा और उनके अनुयायी जो बीजेपी की सरकारें जहाँ पर भी हैं, या अगर मैं कह दूं बहन बेटियों के लिए, तो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे इसी मानसिकता के सपा हो और दल हों, ये कोई पीछे नहीं है। कोई कह देता है भूल हो गई, नादान बच्चे हैं। अरे भाई भूल क्या हो गई इसमें? अभी कैलकाटा पर जो हुआ है, बताओ, उस केस को पहले तो कुछ और दे रहे थे कि भाई वो सुसाइड केस है, फिर उसके बाद में रेप प्लस सुसाइड हुआ, लेकिन रेप प्लस मर्डर हो गया, अब वो गैंग रेप हो गया। तो क्या आंखें काम नहीं करती? क्या दिमाग काम नहीं करता? लेकिन मामला क्या है, आज वहाँ की चीफ मिनिस्टर ज़रूर ये दावा भर रही हैं कि भाई उसको फांसी देनी चाहिए। तो जो आपका मूल सवाल है वो अगर मैं कह दूं दीन ईमान के साथ, आज के नेता के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो झूठा नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और अगर मैं कह दूं कि नालायकों ने ऐसा नारा दे करके बेटियों के ऊपर और आक्रमण की गति तेज कर दी, तो आज़ादी नहीं है। सर आखिरी सवाल मेरा है, जिस तरह से आप जो कोर्ट से जो जजमेंट आया था SC ST आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, अरे वाह, बड़े विवेकशील लोग हैं आप लोग भाई। पत्रकारिता बिल्कुल बेहतर तरीके की करते हैं। अरे भी आप लोग, आपके माध्यम से लोग भी जानें कि सुप्रीम कोर्ट हो
कोई हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इनकी बदौलत नहीं मिला था आरक्षण। आरक्षण संविधान सभा में पास हुआ था। आरक्षण की कंसेप्ट, आरक्षण का अधिकार जो संविधान सभा थी उसमें पारित हुआ था, उसमें पास हुआ था, पारित हुआ था और पास हुआ था। मोहर उन लोगों की लगी हुई है। कौन होता है सुप्रीम कोर्ट इसमें? हम अवमानना की बात नहीं कर रहे, वो कैसे फैसला दे सकते हैं इसमें? संविधान सभा जाए लोकसभा में, लोकसभा से दोबारा करवाएं, लेकिन आज लोकसभा को उल्टा करना पड़ेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। अगर वो लोग सही मायने में दलितों के थोड़े से भी हितैषी हैं तो इसलिए जो ये सुप्रीम कोर्ट का वो है, सुप्रीम कोर्ट का विधेयक ठीक नहीं है, उचित नहीं है। और ख़ासकर जो अगर मैं कह दूं कि भैया जब आरक्षण की बात करते हो तुम उस पर मुखालफत करते हो तो तुम्हारा कॉलेजियम तुम्हारा बाप का अधिकार है क्या कि तुम ही बनोगे? मैं काबिल नहीं हूँ, मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। आई एम आल्सो एम एन इकोनॉमिक्स, LLB, डिप्लोमा पर्सन मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, ट्रेन टीचर हूँ, समझा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, समझ सकता हूँ, और JIB इन बैंकिंग। तो मेरे अंदर क्या कमी है कि मैं नहीं बैठ सकता सुप्रीम कोर्ट के जज की सीट पर? लेकिन नहीं जा सकते। हाई कोर्ट तक भी 2-4 ही पहुँच पाए, और जिनके टाइटल की वजह से पता नहीं चला वो किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए, वो एक अलग मुद्दा है। जानबूझ करके ये वहाँ तक क्या लगता है जो बाबा साहेब का इतिहास था, जिस तरह से बाबा साहेब ने आरक्षण दिए थे SC ST OBC को लोगों को, क्या लगता है वो इतिहास खत्म किया जा रहा है? अरे प्रयास तो वही है, और प्रयास क्या है? अब तो उस प्रयास की सफलता में ये 70% 80% तक पहुंच गए हैं। आरक्षण को समाप्त करने की मानसिकता में ये 70-80% तक पहुंच गए हैं। अगर हम लोग जो बाबा साहेब के वंशज हैं और अपने संत महापुरुषों को, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों के संघर्ष को अगर उन्होंने याद करके और बाबा साहेब के सिद्धांत और उनकी आइडियोलॉजी को न समझा तो आरक्षण लगभग समाप्ति जैसा ही है। प्रधानमंत्री भी जो है कि मंच से बयान दे चुके हैं कि अब आरक्षण का जो सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया था आरक्षण के ऊपर, उसको कबूल नहीं किया जाएगा। देखिएगा, ये बड़ी विचित्र चाल है, हमारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको। वो एक बार किसी मुद्दे को मीडिया के माध्यम से भेजते हैं समाज में, उस पर क्रिया और प्रतिक्रिया देखते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया देख करके तब वो फैसले लेते हैं। इस देश में इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग है ब्राह्मणिज्म के लोगों की, RSS के लोगों की, कि वो हमारा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। नौकरी पे जाना तो बहुत दूर की बात है, और हम लोग तो दिन रात, मैं तो उस उम्र का हो लिया, लेकिन हमें चिंता है कि जो हमारी नई जनरेशन है इनका क्या होगा। इनको कहीं आने जाने नहीं देंगे। जैसे बसपा के गठन से पहले इस देश में दलितों का राजनीतिक दल बनाया माननीय कांशीराम साहब ने, हालांकि वो सभी के लिए है, सर्व समाज के लिए है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जब बनी 1984 में, उससे पहले कितना ही बड़ा नेता क्यों न हो, दरी उठाने के अलावा, उनके अलावा और कोई काम नहीं किया। तो ये वहीं ले जाना चाहते हैं, और अब की बार तो ये लोग कहीं का नहीं छोड़ेंगे। बाबा साहेब ने तो जिस स्टेटस से उठाया था उससे हम लोग कुछ फलीभूत हुए, लेकिन अब की बार इनकी प्लानिंग वो है कि ये उस स्तर पर ले जाएंगे जहाँ से सर्वाइव ही नहीं कर सकें। तो बहुजन समाज के लिए तो ये एक तरह का आज के स्वतंत्रता दिवस पर चेतावनी का भी दिन है। चेतावनी दे रहे हैं। सर, ये आखिरी सवाल मेरा है, SC ST जो है कि आरक्षण का जो जजमेंट आया था उसको लेकर जो SC ST के लोग हैं भारी आक्रोश में है, और 21 तारीख को भारत बंद का ऐलान कर चुके हैं। नहीं, वो देखिएगा, बिल्कुल सही बात है। ये 21 को है, 21 को प्रोग्राम है। जो प्रोग्रामर लोग हैं, ठीक है, उन्होंने प्लानिंग की होगी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जब इस देश में ऐसे प्रदर्शन करने के लिए
चुनावी मंच होती है। जब चुनाव हो रहे होते हैं तो वो चुनावी मंच है और बाबा साहेब का दिया हुआ वोट का अधिकार तुम्हारे पास है। तो उस दौरान दल्ले दलाली क्यों करते हैं लोग? जो अभी किसके लिए आग्रह किया है, ठीक है, उसको भी देखेंगे, उसको भी सफलता तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले सोचने की बात यह है कि जिस दौरान हमें ऐसे निकम्मे बेईमान लोगों की सत्ता बदलने का मौका होता है, उस दौरान तो हम दल्ले दलाली में लग जाते हैं, उनको वोट का सौदा करवाते हैं। तो अगर हमने सौदा करवाना ही छोड़ दिया तो इस तरह के प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। इसलिए मेरा तो उन लोगों से भी आपके माध्यम से अनुरोध है, जनता से भी अनुरोध है, केवल अपना दिमाग ठीक रखें। जिस दिन तुमको वोट डालने का अधिकार का इस्तेमाल करने का दिन हो, चुनावी दिन हो, उस दिन अगर हम तटस्थ होकर के वोट, इस देश में तो एकमात्र दल है बहुजन समाज पार्टी, बाद बाकी तो सब दल्ले दलाली कर रहे हैं, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ। ओपी राजभर वगैरह आप देख रहे होंगे, थूक थूक करके चाटते हैं। मुझे ये शब्द कहने में शर्म आ रही है, लेकिन उनको नहीं सोचना चाहिए। वही कौन है, 1-2% वोट नहीं है, लेकिन केवल अपने पद लालच में वो लोग समाज को गिरवी रखते हैं। तो समाज को गिरवी रखना छोड़ दें, वोट का सही इस्तेमाल कर लें, तो बाबा साहेब की सोच के आधार पर संविधान को 100% लागू कर सकते हैं और अपनी जो सत्ता और व्यवस्था दोनों अपने हाथ में होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं होंगी। और सही मायने में आज जो 78वें स्वतंत्रता दिवस का मौका है, मेरा तो यही संदेश भी है, निवेदन भी है, आग्रह भी है कि जो भी बाबा साहेब को थोड़े से भी जानते हैं तो बाबा साहेब के सिद्धांतों की, बाबा साहेब की सोच की, माननीय कांशीराम साहब की आइडियोलॉजी की सरकार बनाएं। माननीय बहन जी आपके बीच हैं, आज हमारे बाबा साहेब मौजूद नहीं हैं, छत्रपति साहू जी महाराज जीवित नहीं हैं, और नारायण गुरु जीवित नहीं हैं, ज्योतिबा फूले नहीं हैं, जो आपको बार बार समझाने आएंगे। आज माननीय बहन जी आपके साथ बीच में हैं। हमको सारे सिद्धांतों को मानते हुए पूरी कट्टरता के साथ वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल करें, अपनी सरकार बनाएं, बसपा की सरकार बनाएं, बहुजनों की सरकार बनाएं, तालमेल खा जाएगी और सच्चे मायने में आज़ादी हमको हासिल हो जाएगी, जो अब तक नहीं हुई है वो भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ एडवोकेट सुरेश चंद्रा जी,